बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 7 मार्च है। यूक्रेन पर रूस की जानिब से लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 12वां दिन। गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में चंद इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो वाज़े तौर पर अब ये इशारा कर रही हैं कि अमरीका और उसके इत्तहादी यूक्रेन को रूसी फ़ौज का कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मंसूबा अब खुलकर सामने आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फॉर्मर सोवियत यूनियन के लिए अफ़गानिस्तान एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान साबित हुआ था। वैसे भी अफ़गानिस्तान के बारे में कहते हैं कि वो सल्तनतों का, एम्पायर्स का, सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन अब जो मंसूबा यूक्रेन के हवाले से सामने आ रहा है, गुज़श्ता 24 से 48 घंटों की अगर आप डेवलपमेंट सामने रखें तो आपको नज़र आता है कि जिस तरीके से अमरीका अब यूक्रेन में लड़ाका तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल देता हुआ नज़र आ रहा है और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर रूस क्या करेगा, ऑब्वियसली ये बहुत अहम है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और साथ ही इतवार की शाम टेलीफोन पर गुफ्तगू होती है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, जिसमें रूसी सदर ने इस जंग के, इस लड़ाई के ख़ात्मे के लिए अपनी शराइत सामने रखी। वो शराइत क्या हैं, वन बाय वन इसके हवाले से बात कर लेंगे। आपको मालूम है कि 12वें दिन तक अभी तक जो सिचुएशन है वो रूस के कंट्रोल में नहीं है। यूक्रेन की फ़ौज मुख्तलिफ़ इलाकों में रेजिस्ट कर रही है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू, ये तमाम चीज़ें मैं अपनी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ में सामने रख चुका हूँ। और इसी दौरान जो है वो अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, बिल्कुल इसी तरीके से जब एक बैडमिंटन का मैच हो रहा होता है और जो शटल कॉक है वो कोर्ट यार्ड के एक कोने से दूसरे कोने में फेंकी जाती है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैज़ बीन शटलिंग इन यूरोप एंड स्पेशली ईस्टर्न यूरोप। वो ब्रसल्स गए, ब्रसल्स में उन्होंने नेटो का इजलास, उसमें शिरकत की। उसके बाद वो पोलैंड गए, पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े होकर उन्होंने यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की। वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद फिर वो मोल्दोवा में जो उनकी मुलाकात हुई। अगेन मोल्दोवा जो है उसने 3 मार्च को अप्लाई किया यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए। मोल्दोवा की सरहद जो है वो जिस तरीके से, और फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा है, पोलैंड भी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मामला जो है वो अब यूक्रेन की सरहदों से फैल सकता है। क्योंकि जो गुफ्तगू एंटनी ब्लिंकन ने मोल्दोवा में की, फिर पोलैंड और यूक्रेन की सरहद पर खड़े होकर उन्होंने बात की, फिर जैसे वो वापस आए फेस द नेशन में उन्होंने गुफ्तगू की। ये सारी चीज़ें अब ये इंडिकेट कर रही हैं कि मामला जो है वो अब बिगड़ने लगा है। क्योंकि रूसी सदर ने इस कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल आगाज़ में जैसे ही रूसी फ़ौज दाखिल हुई, यूक्रेन के बॉर्डर्स उसने क्रॉस किए, एक स्टेटमेंट आया था क्रेमलिन की तरफ से जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमारे रास्ते में आना तो दरकिनार, इस सारे मामले में अगर किसी ने हायल होने की कोशिश की, हमें रोकने के हवाले से कोई कोशिश की गई, तो फिर उसे इस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना होगा जो कि तारीख़ में कभी किसी ने उस किस्म का खमियाजा नहीं भुगता होगा। और फिर जब उनकी इतवार के रोज़ ये स्टेटमेंट आई कि हम अपनी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको उनका जो अलर्ट लेवल है उसको हम हाई करने जा रहे हैं, कॉम्बैट लेवल पर करने जा रहे हैं, तो फिर व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस सारे मामले पर रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब एंटनी ब्लिंकन जो है वो गए पोलैंड में उन्होंने कुछ मुलाकातें की। उससे पहले वो ब्रसल्स में इजलास करके आए थे। इस सारे वक्त के दौरान आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियोस में तज़किरा किया कि जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बार बार एक चीज़ का मुतालबा किया कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश किया जाए। अमरीका से मुतालबा किया, बरतानिया से किया, नेटो से किया, और इन तीनों कॉर्नर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि इनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि अगर हम नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए हमें अपने फ़ौजी भेजने होंगे, उसके लिए हमें अपने लड़ाका तैयारे भेजने होंगे, एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं और जो एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भेजने पड़ेंगे। उसके लिए अगर ये सब कुछ किया जाता है तो फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, ये रूस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा और हम रूस के साथ बराह रास्त किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना चाहते। इसके ऊपर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या किया, उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया अमेरिका को, उसके इत्तेहादियों को, कि यूक्रेनी अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया। नेटो के हवाले से उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया कि आज आपके इस फैसले के बाद कि आप यूक्रेन में नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश नहीं कर रहे, आज के बाद जितने भी यूक्रेनी अवाम मरेंगे उसका खून व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ नेटो के सर पे भी होगा। अब ये जो सारा मामला था, क्योंकि ये जंग जो है वो यूक्रेन की सरहदों के अंदर नहीं बाहर भी लड़ी जा रही है, इसके बहुत सारे महाज खुल चुके हैं और पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है कि इस जंग में
जो अवाम है, यूरोप की अवाम है, अमेरिका की अवाम है, जो वेस्टर्न अलायंस है, उनका क्या रद्द अमल है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं अपनी लीडरशिप के हवाले से और सदर पुतिन के हवाले से। यही मामला है जिसकी वजह से जो एंटनी ब्लिंकन है वो गए पोलैंड और फिर वो सरहद पर आए। सरहद की एक जानिब जो डिमार्केशन लाइन है, जो बाउंड्री को इस्टेब्लिश करती है पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान, उस बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर उन्होंने मुलाकात की डिमिट्रो कुलेबा से, जो कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर जिस तरीके से लड़ाका तैयारों का सिग्नल दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि जो यूक्रेनी फोर्स है, और यूक्रेन माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, वहाँ की जो एयर फोर्स है उसके पास, और जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसकी तरबियत है, वो रूसी साख्ता तैयारों पर की गई है। उनको मिग तैयारों का, उनको Su-27, इसी तरीके से जो रूसी मशीनरी है, इंजन्स हैं, उनको ऑपरेट करने का तजुर्बा है। उनके पास अमरीकी वॉर प्लेन्स को उड़ाने का तजुर्बा नहीं है। और जिस किस्म की इमदाद यूक्रेन मांगता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं कि जो आसमान है अगर उस पर कंट्रोल रहता है रूस का, तो वो ये लड़ाई कभी भी नहीं जीत सकते। कीव समेत दीगर शहरों का कंट्रोल अपने पास बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि रूस की जब फ़ौज दाखिल होती है यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में, उनको एयर कवर मौजूद होता है, उनकी फ़ौज ज़मीन पर मूव कर रही होती है, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए, सर्वेलेंस के लिए आगे किस किस्म के मसाइल आ सकते हैं, उसके लिए रूस के ड्रोन्स, रूस के हेलीकॉप्टर्स, रूस के लड़ाका तैयारे वो फ़िज़ा में मौजूद होते हैं। जब तक वो मौजूद हैं यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। अब इस हवाले से उन्होंने जब ये रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो गई। उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन जो है वो फ्लोट किया। जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते की शाम यूएस लॉ मेकर्स के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अच्छा अगर आप नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करें कि हमें लड़ाका तैयारे दें। हमारी जो एयरफोर्स है, जिसको रशियन वॉर प्लेन्स चलाने की जो है वो तरबियत है उनके पास, वो अमेरिकन मशीनरी ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फिर जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, जो मुख्तलिफ सोवियत यूनियन की हिस्सा रही हैं रियासतें, उनमें पोलैंड शामिल है, दीगर रियासतें शामिल हैं, उनके पास रूसी साख्ता जहाज़ मौजूद हैं, लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। अगर हमें वो फ्राहम कर दिए जाएं तो फिर हम बड़ा इजीली जो है वो अपना दिफा कर सकते हैं। इस हवाले से एक प्रोपोज़ल फ्लोट हुआ। वो प्रोपोज़ल ये था कि पोलैंड जो है उसके पास इस किस्म के तैयारे मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि रूस के सदर ये कह चुके हैं कि कोई भी मुल्क इसमें मुदाखलत करता है तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज उसको भुगतना होंगे। पोलैंड ने एक तरीके से जब डिबेट का आगाज़ किया, उसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आती थी कि वो इस काम के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पोलैंड अपने जहाज़ भिजवाता है यूक्रेन, उसमें दो सबसे बड़े मसाइल हैं। एक तो ये कि वो जहाज़ किस तरीके से पहुंचाए जाएंगे। जिस वक्त भी वो दाखिल होते हैं यूक्रेन की फ़िज़ाओं में, उस वक्त क्योंकि यूक्रेन की फ़िज़ाओं पर इस वक्त रूस का गलबा है, रूस के जहाज़, लड़ाका तैयारे, उनका कंट्रोल है इस वक्त यूक्रेन की फ़िज़ाओं में। और जैसे ही ये तैयारे दाखिल होते हैं यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद में पोलैंड से, तो फिर रूस इसको एक जंगी अमल तसव्वुर करेगा अपने ख़िलाफ़। न सिर्फ ये कि उन तैयारों के साथ फ़िज़ा में डॉग फाइट होगी, बल्कि मुमकिना तौर पर फिर रूसी तैयारे पोलैंड में भी दाखिल हो सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट इस सारे मामले पर फैल सकती है। एक मसला है ये। दूसरा ये कि अगर पोलैंड अपने वॉर प्लेन्स भेज देता है यूक्रेन, तो फिर पोलैंड अपना दिफा किस तरीके से करेगा। इस हवाले से जो एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने ग्रीन लाइट दे दिया। जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि ये इसके लिए ग्रीन लाइट है, लेकिन हम इस वक्त किस बात पर सोच रहे हैं कि अगर पोलैंड अपने तैयारे भिजवा देता है तो फिर हम F-16 तैयारे भिजवाएंगे पोलैंड को। अब मसला ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं जिनसे F-16 तैयारे फराहम करने के प्रोमिसेस किए हुए हैं, उनमें ताइवान सरे फहरिस्त है। ताइवान वाले मामले पर पूरी दुनिया इस वक्त नज़रें लगाकर बैठी है कि इस सारे मौके से जिस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका और उसके इत्तहादी यूक्रेन और रूस के तनाज़े में मसरूफ़ है, तो चीन इस सारे मामले का फ़ायदा उठाकर ताइवान को रीयूनिफाई करने की कोशिश कर सकता है। इस किस्म के बहुत सारे इंडिकेशंस चाइनीज़ लीडरशिप की तरफ से माजी में भी दिए गए हैं कि अगर वो बज़ोर ताकत ताइवान को हासिल करना चाहें, वो उससे गुरेज़ नहीं करेंगे। तो ताइवान को फ़राहम करने हैं F-16 तैयारों का जो फ्रेश बैच आ रहा है।
है वो जाना है ताइवान। अब इस सारी सूरत में पोलैंड को पहले किस तरीके से फराहम किए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं रशियन वॉर प्लेन्स। इसमें जो गुफ्तगू की 2 से 3 कोट्स मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे। जो गुफ्तगू हुई तकरीबन 60 मिनट की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तैयब अर्दवान और सदर पुतिन के दरमियान, जिसमें कोशिश की है तैयब अर्दवान ने कि किसी तरीके से रूसी सदर को राज़ी किया जाए, उसमें उनका जवाब बहुत अहम है। यहाँ पर जो गुफ्तगू की जनाब, एक तो ये कि मोल्दोवा जब वो गए, मोल्दोवा को भी थपकी देकर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास यूक्रेन से रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अच्छा, मोल्दोवा जो है वो मिलिटरीली एक बहुत कमज़ोर मुल्क है, उसके पास फ़ौज ज़्यादा नहीं है यूक्रेन के मुकाबले में, क्योंकि यूक्रेन में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन किए गए हैं 1991 से ऑनवर्ड्स। उसके जो मुख्तलिफ असलहे के प्रोग्राम हैं उनको ख़त्म भी किया गया, उसकी रूस की जो माजी की डिपेंडेंस थी उसको भी ख़त्म किया गया। उसको वादा किया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कि हम आपको जो है आपके डिफेंस का ख्याल रखेंगे। अब जो मामला नज़र आ रहा है वो आपके सामने। बहरहाल जिस किस्म की वॉर मशीनरी यूक्रेन के पास मौजूद है वहाँ वो मोल्दोवा में नज़र नहीं आती, और रूसी फ़ौज अभी तक जो इतलात हैं उनका इरादा नज़र नहीं आता, उनका कोई ऐसा रुख नज़र नहीं आता कि वो मोल्दोवा पे चढ़ाई का इरादा रखते हैं। लेकिन अब एंटनी ब्लिंकन ने जाकर उनको थपकी देकर उनसे यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप 3 मार्च को उसके लिए अप्लाई करवा के मोल्दोवा को भी एक टारगेट, एक तरीके से हदफ बना दिया है। अब जिस वक्त एंटनी ब्लिंकन पहुंचे थे पोलैंड और फिर यूक्रेन की सरहद पर उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अब मैं इस वक्त, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन में अपने कॉलीग के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आ जाना चाहिए कि ये हमारी तरफ से एक क्लियर मैनिफेस्टेशन है। हम इस बात का खुलकर इजहार कर रहे हैं कि हम एक दोस्त के तौर पर यूक्रेन की आवाम के साथ खड़े हैं, और साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उसकी फराहमी के हवाले से, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स शामिल हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स शामिल हैं, उनकी फराहमी के हवाले से गुफ्तगू की। वो वापस आए, उन्होंने जब बात की फेस द नेशन में, और जो यूक्रेन की सफ़ीर हैं अमेरिका के लिए, उनकी इंडिकेशन भी ये थी कि इन प्रिंसिपल ये अग्री हो गया है कि लड़ाका तैयारे दिए जाएंगे, और इस सारे मामले पर रूस का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि 2 चीज़ें, एक न्यूक्लियर ऑप्शन मौजूद है सदर पुतिन के सामने, दूसरा वो ये वाजे कर चुके हैं कि कोई भी मुल्क इस जंग में, इस लड़ाई में एक फ़रीक के तौर पर शामिल होने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस तारीख़ी होंगे। फिर जो है वो इतवार की शाम बात होती है, तैयब अर्दवान टेलीफोन करते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, 60 मिनट ये गुफ्तगू जारी रहती है। तुर्की जो है वो ऑफ़र 2 से 3 चीज़ें करता है। वो कहता है कि मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ, तैयब अर्दवान ने उन्हें कहा, और ये वो हैंड आउट है जो कि तुर्की की जानिब से सरकारी तौर पर जारी किया गया है, और इसकी तस्दीक जो है वो क्रेमलिन ने भी की है कि ये ऑफ़र मीडिएशन के लिए, सालसी के लिए वो की गई तुर्की की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लड़ाई जो है वो ज़्यादा फैले ना। फिर उन्होंने 2 बातें की, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं वो इस्टेब्लिश की जाएँ यूक्रेन में, वहाँ पर जो आम शहरी हैं उन तक खाने पीने की अशिया, अद्वियात, राशन और दूसरी ज़रूरी सामान जो है वो पहुंचाया जा सके, अगर कोई बीमार है उसको एवैक्यूएट किया जा सके, इसके हवाले से गुफ्तगू की। और ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के दौरान जो अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो टर्किश मीडिया है उसकी और रशियन मीडिया की तरफ से, उसके मुताबिक जो रूसी सदर है उन्होंने इस सारे मामले को और बहस को समेटते हुए कहा कि ये लड़ाई बिल्कुल बंद हो सकती है, जंगबंदी हो सकती है, लेकिन उसके लिए शराइत क्या है। शराइत ये हैं कि यूक्रेन की फ़ौज हथियार डाले, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत का ख़ात्मा हो, नेटो जो है वो अपना इरादा तर्क करे कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दी जाएगी, ये शराइत हैं। इसके अलावा कोई सूरत नहीं कि रूस जो है वो इस सारे मामले में पीछे हटेगा। आज सोमवार के दिन, अब से थोड़ी देर के बाद, एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है यूक्रेन के वफ़द और रूस के वफ़द के दरमियान। दोनों जानिब से
अपने मौक़िफ़ में लचक नहीं दिखाई जा रही। इस जो गुफ्तगू है इसका आउटकम कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत होपफुल किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए बगैर यूक्रेन की फ़ौज को इस हद तक मुसल्ला कर दिया जाए, उनको इस किस्म के वेपन्स दे दिए जाएँ कि रूस को वहाँ पर एक बहुत टफ़ टाइम मिले। और जब गुफ्तगू कर रहे थे उसी इंटरव्यू में फेस द नेशन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, तो उन्होंने उनसे एक सवाल ये भी किया गया कि अगर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की नहीं रहते, अब नहीं रहते से 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, अगर वो भाग जाते हैं या फिर वो अपने तौर पर रूस के साथ जो है मामलात तय कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि इसी का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इस सीन में इस सारी जो क्वागमायर है, ये जो क्रिएट हुई हुई है सिचुएशन, इसमें वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की गायब हो जाते हैं, तो फिर क्या इसके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान मौजूद है? तो उसके ऊपर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बिल्कुल इस हवाले से हमारा राब्ता है यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से। ज़ेलेंस्की ना भी रहें तो भी मामलात जो हैं वो उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हम चाहते हैं। ये एक वाज़ेह दलील है और इशारा है कि किस तरीके से अमेरिका इस सारे मामले में पर्सनली इन्वॉल्व है, और अमेरिका और रूस के दरमियान ये जो चपकलिश है, ये जो लड़ाई है, ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यूक्रेन का साथ देना चाहिए। यूक्रेन एक कमज़ोर मुल्क है रूस के मुकाबले में। ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के दरमियान नहीं है, इस बात को अपने जहनों में रखें कि ये लड़ाई रूस की और पूरी मगरबी दुनिया की है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मिलकर ये लड़ाई रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई एक लड़ाई मैं तज़किरा कर चुका कि यूक्रेन के बॉर्डर्स में है। असल लड़ाई जो है और इस लड़ाई का इंतहाई अहम पहलू वो इन सरहदों से बाहर है, 2 डोमेन्स में है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सऊदी अरब इस लड़ाई का एक मेजर प्लेयर बनकर सामने आया है। मोहम्मद बिन सलमान लगता है कि अब इंतकाम ले रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने तफसील रखूंगा। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।